डर एक दिन में निकल जाएगा। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ कि ये जो छोटे शहर और बड़े शहर का फ़र्क है, ये 10 साल पहले या 15 साल पहले जब शिल्पी मैम या मैं या विशाल सर आए होंगे दिल्ली जैसे शहर में, तो ये था। अब वो शहर कम हो गया है। उसकी वजह ये है कि अब जो जुड़ाव है, जैसे ये बड़ी मैं आपको एक बड़ी अजीब-सी बात बताता हूँ मीडिया से जुड़ी कि जब बचपन में हम लोग दूरदर्शन पे लाइव मैचेस देखते थे, उन लाइव मैचेस के कवरेज के लिए 20 कैमरा की टीम जाती थी और 2 ट्रक में इक्विपमेंट जाते थे, तब जाकर वो लाइव कवरेज हुआ करता था। और आज वक़्त देखिए कि हम ये एक सुबह बैठ के हम डिसाइड करते हैं कि हम सब आपस में बात करेंगे। हम जो कर रहे हैं ये लाइव कवरेज है। ये वही लाइव कवरेज है जो इंग्लैंड के वर्ल्ड कप में या ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप में क्रिकेट का लाइव कवरेज होता था। ये तकनीक इस हद तक बढ़ गई है। कोई फ़र्क नहीं है इस तकनीक में। कैमरा उनके बड़े हो सकते हैं, लेकिन ये जो तकनीक है मूल रूप से वो यही है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि डिस्टेंस बहुत कम हो गया है। तो छोटे शहर और बड़े शहर का फ़र्क कम हो गया है। ये आप अपने ज़हन में बैठा लें कि वो उतना डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा हिंदी, शिल्पी मैम ने बता ही दिया और शिल्पी मैम तो स्टूडेंट से डील करती हैं हर रोज़। हिंदी बहुत इम्पोर्टेंट है। हिंदी अंग्रेज़ी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के हिंदुस्तान में, अगर आपको किसी भी करियर में जाना है। मीडिया उसमें सबसे ऊपर है अगर भाषा की बात करें तो। तो अगर आपको हिंदी आती है, तो हिंदी को मज़बूत कीजिए। और वो मजबूत करने का तरीका मेरे हिसाब से क्लास में तो आपको पढ़ाई जाएगी एज़ अ सब्जेक्ट, लेकिन चूँकि हमारे माँ-बाप अक्सर कहते हैं कि कॉमर्स पढ़ो या साइंस पढ़ो क्योंकि ज़ाहिर है वो हमारा भला सोचते हैं कि आगे रोज़गार मिलेगा, आगे नौकरी मिलेगी, आगे हमें जो कॉम्पिटिशन देना है उसको वो दूसरे सब्जेक्ट से ज़्यादा निकलेगा। लेकिन हिंदी अगर आपको मन में है कि मीडिया में करियर बनाना है, तो हिंदी मजबूत करते रहें। पढ़ते रहें, जैसे कि शिल्पी मैम बोल रही थी कि वो शुरू से लगातार पढ़ती थी। मुझे नहीं लगता उस वक़्त वो ये सोचती होंगी कि उनको बड़े होके पत्रकार बनना है, वो पढ़ती इसलिए थी क्योंकि उनको वो किताबें पढ़ना अच्छा लगता था। मैं जिस शहर में था वहाँ की लाइब्रेरीज़ में या तो बहुत ऊँचे दर्जे की किताबें थी जो उस वक़्त एक बच्चे के तौर पे मुझे लगता था कि कितनी बोरिंग है। तो मेरी हिंदी जो शुरुआती हिंदी है वो कॉमिक्स आती थी, बहुत ज़्यादा। तो बड़ा जुनून था मुझे वो कॉमिक्स पढ़ने का, तो मुझे कुछ नहीं तो अगर मैं गिनती भी बताऊँ तो 1 लाख कॉमिक्स पढ़ी होंगी, हिंदी की। अंग्रेज़ी कॉमिक्स नहीं आती थी। उसके अलावा चूँकि मुझे फ़िल्मों का शौक था और दीवानगी थी, तो मैं फ़िल्म से जुड़ी मैगज़ीन्स पढ़ता था। मुझे कभी नहीं लगता था क्योंकि मेरे पेरेंट्स कहते थे कि ये तो समय की बर्बादी है, मुझे कभी नहीं लगता था कि ये दोनों चीज़ें मुझे करियर में कितना मदद करेंगी। वो मैगज़ीन्स और वो इंटरव्यूज़ अखबार में जो मैं फ़िल्म वालों के पढ़ता था, उसकी वजह से मैं किताबें लिख पाया। जो बायोग्राफ़ीज़ मैंने लिखी हैं। और जो हिंदी थी क्योंकि वो कहानी ही सुनाते हैं, वो नए-नए शब्द ही सिखाते हैं। तो बाद में जब मैं मीडिया में आया तो उसने बड़ी मदद की। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक्सपीरियंस अगर आप सोचते हैं कि आपको मीडिया में जाना है, तो वो पढ़ना, वो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। एक मैं किसी लेखक का इंटरव्यू पढ़ रहा था जिन्होंने लिखा था कि 4 किलोग्राम पढ़िए और 40 ग्राम लिखिए। तो मुझे लगता है ये फ़ॉर्मूला इतना शानदार है कि जब तक आप 4 किलो पढ़ेंगे नहीं, आप 40 ग्राम लिख नहीं पाएँगे क्योंकि आप पढ़ने से ही आपका जो थॉट प्रोसेस है, नए-नए थॉट प्रोसेस वो आएँगे, लिखने का तरीका आएगा और जो विचार होंगे, वो नए-नए विचार जन्म लेंगे, वो पढ़ाई के बिना नहीं हो सकता है। और पढ़िए वो जो आपको अच्छा लगता है, मैं ये नहीं कहता कि अगर आपको साहित्य से जुड़ी चीज़ें पसंद है, तो ज़बरदस्ती साइंस पढ़िए, नहीं वो आपका मन अपने आप डिसाइड कर लेगा। लेकिन पैशन और जुनून ये 2 लफ्ज़ हम बहुत यूज़ करते हैं। अगर आपको किसी चीज़ का जुनून है तो मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि वो आपके बहुत काम आएगा ज़िंदगी में और वो आपको कहीं न कहीं रास्ता दिखा के ले जाएगा। तो वो आपको जो एक्सेप्शनल हर इंसान में कुछ न कुछ एक्सेप्शनल होता है, तो वो उसके जुनून से ही कनेक्टेड होता है। उस जुनून को ज़िंदा रखिए भले ही माता-पिता आपसे कहेंगे कि आप आईएएस का एग्ज़ाम दीजिए, आईपीएस का एग्ज़ाम दीजिए या मेडिकल या इंजीनियरिंग का दीजिए। और थोड़ी-सी मर्ज़ी आपकी भी होगी, थोड़ी-सी नहीं होगी। उसके साथ भी जो आप ये जो बड़ा फ़िल्मी एक चीज़ होती है कि जो आपका पैशन है, वही आपका प्रोफ़ेशन होना चाहिए। मैं इससे थोड़ा-सा इत्तेफ़ाक नहीं रखता हूँ। मुझे लगता है ये दोनों चलते रहने चाहिए ज़िंदगी में साथ और कोई मौका आता है जब ये एक मोड़ पे मिल जाएँगे, उस मोड़ का इंतज़ार कीजिए, लेकिन दोनों चीज़ों को मरने मत दीजिए। अ, ब मीडिया के हम डिटेल्स पे जो आपके सवाल होंगे मैं जवाब दूँगा लेकिन छोटे शहर से मत डरिए और अंग्रेज़ी से मत डरिए। ये डर अब इन डर का कोई मतलब इस दुनिया में जो इतनी कनेक्टेड दुनिया है इन डर का कोई मतलब अब नहीं रह गया है। ये मैं आपको बिल्कुल
इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आपका हौसला बढ़े, इसलिए बता रहा हूँ कि यही सच है। चलिए, बहुत 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 शुक्रिया यासिर सर आपका। और मैं एक्चुअली जो आपने और जो शिल्पी मैम ने जो बातें कही, जो एक अगर मैं उसका टेक आउट या जो टेक अवे होगा उसका, वो अगर मैं उसको शब्दों में रखूं, तो पहली चीज जो आप दोनों ही व्यक्तियों ने कही वो कही भाषा के बारे में, जी। कि आपको अगर पत्रकारिता जैसे किसी भी करियर में आपको एक ऊंचाई हासिल करनी है, तो आपकी भाषा के ऊपर जो पकड़ है वो बहुत अधिक होनी चाहिए। और सही कहा आपने कि 4 किलोग्राम पढ़ो और 40 ग्राम लिखो। तो ये मुहावरा मुझे लगता है, या ये जो फॉर्मूला है, अपने आप में एक डायरेक्शन देता है सारे स्टूडेंट्स को कि आपको कुछ भी लिखने के पहले कितना अधिक पढ़ना चाहिए। और अभी धीरे धीरे जो पढ़ने का चलन हुआ करता था आज से 10 साल पहले, वो उसमें थोड़ी सी कमी तो जरूर आई है। जो बहुत सारे अलग अलग इंटरनेट से जुड़े माध्यम जब निखर के और बढ़ के जब बाहर आए हैं तो। और एक चीज जो आप लोगों ने नहीं कही, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं आपके बिहाफ पे, आपकी जर्नी, आप दोनों की जर्नी को सुनने के बाद, एक डॉक्टर बशीर बद्र नाम के एक शायर हुआ करते हैं, और उनका उनका एक उनकी एक लाइन है जो कि मुझे लगता है, जो कि आप दोनों की जिंदगी को बहुत अच्छी तरह से समराइज करती है। वो लाइन कहती है कि वो गुलाब बन के खिलेगा क्या जो चिराग बन के जला ना हो। तो बहुत खूब। अक्सर होता ये है कि जो स्टूडेंट लाइफ में हम लोग होते हैं, तो चाहे वो आप जैसे कोई शख्सियत हो, चाहे वो स्पोर्ट्स से जुड़े कोई विराट कोहली जैसे कोई व्यक्ति हो, चाहे किसी भी फील्ड में जो अचीवर्स होते हैं, हम उनकी चकाचौंध से प्रभावित होते हैं। हम उनके जो जिस वो गद्दी पर बैठे हुए हैं या जिस कुर्सी पर वो बैठे हुए हैं, हम उसके ग्लैमर से प्रभावित होते हैं। लेकिन उस प्रभाव में हम इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कई दफा, या भूल जाते हैं कि उसके पीछे की तपस्या कितनी कठिन रही है, उसके पीछे का जो संघर्ष रहा है वो कितना जटिल रहा है। इस बात को भी हम अगर देखें, तो मुझे लगता है कि हम लोग इनपुट और आउटपुट को आपस में कोरिलेट कर पाएंगे। बहुत बहुत विशाल शुक्रिया, मुझे लगता है। विशाल, छोटी सी बात चूंकि आपने कही, और चूंकि आपके स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं जिनको जो आपको रोज देखते हैं कि आप स्कूल चलाने वाले डायरेक्टर हैं, और उनको लगता है कि अरे वाह, ये तो विशाल जी सबसे ऊपर हैं। लेकिन मुझे भी थोड़ा मौका मिला था विशाल सर के साथ काम करने का। हम लोग ने साथ काम किया है कुछ साल में, शुरू में मीडिया में। तो जिस संघर्ष की ये बात कर रहे हैं, क्योंकि अब वाकई शिल्पी मैम भी प्रोफेसर हैं, और मैं भी मीडिया में नौकरी करते हुए करीब 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 20 साल होने वाले हैं। वो शुरू के दौर मुझे याद है, मैं आपको बताऊं, विशाल को भी याद होगा कि हमने जब शुरुआत की तो हम लोगों ने टॉप किया था अपने अपने आरटीवी को, विशाल और मैंने, और हम लोग एक ही ग्रुप में भी थे। फिर जब हम निकले तो हमारे लिए नौकरी नहीं थी, हमको नहीं मिली थी पहले 7-8 महीने। तो हमने डिसाइड किया कि हम फ्रीलांस करेंगे, और हम स्क्रिप्ट्स लिखते थे, साथ में लिखते थे मिलके, यासिर और विशाल के नाम से लिखते थे। तो ऐसे बहुत मौके आए, ऐसे बहुत सारे लोग थे, फिल्म मेकर्स थे, प्रोड्यूसर्स थे, जिनके लिए हमने स्क्रिप्ट लिखी, और वो हमसे लिखवाते थे और फोन पे फोन करते थे, और हम लिख के देते थे रात रात भर बैठ के। क्योंकि वो जुनून था, जैसा कि मैंने कहा कि नहीं, लिख देते हैं, पैसा आएगा नहीं आएगा। पैसे की हमें बहुत जरूरत थी उस वक्त, क्योंकि जैसा वो होता है ना उस वक्त की खुददारी की, जब हम आईएमसी से निकले तो हम घर से पैसा नहीं लेंगे। तो और हम किराए पे भी रहते थे, एक कमरा लेके। तो बड़ी प्रॉब्लम थी, और लोग पैसा नहीं देते थे। उनको लगता था ये नए लोग हैं, और हमारी स्क्रिप्ट्स भी यूज कर लेते थे। तो ये करीब करीब चलता रहा 5-6 महीने। और मुझे एक खास दिन भी याद है कि जब जब मैं किसी वजह से अपने घर गया हुआ था, और एक कॉल आई जिसमें विशाल को मिनिस्ट्री ऑफ पावर के कुछ स्लोगन्स लिखने थे। तो विशाल बोला कि नहीं, मैं चला जाता हूँ, और हमारे एक और दोस्त थे, वो भी विशाल के साथ गए, और ये बैठ के सुबह से रात तक स्लोगन्स लिख रहे थे। मुझे लगता है कोई 150 स्लोगन्स लिखे थे इन लोगों ने, और वो अप्रूव भी हो गए होंगे, क्योंकि उन्होंने लिया और उन्होंने पैसे नहीं दिए। और मुझे याद है कि रात को जब लोग निकले तो उस वक्त मोबाइल फोन नए नए आए थे, और मेरे पास भी एक मोबाइल फोन था, और विशाल के पास भी। तो विशाल ने कहा कि अब हम यार रात के 9 बज रहे हैं, और अब हम निकल रहे हैं, और कैसे पहुंचेंगे घर समझ नहीं आ रहा, बस बस पकड़ते हैं। लेकिन भूख बहुत लगी है, क्योंकि उन्होंने खाना भी ऑफर नहीं किया था। तो कहाँ पर खाना खाया वो एक अलग किस्सा है। लेकिन मैं आपको बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि वो सोच के लगता है तो बड़ा ग्लैमर भी लगता है अब कि यार ये सब किस्से थे, और हम इन पे हंसते भी हैं। लेकिन जिस वक्त गुजर रही होती है, उस वक्त लगता है कि बड़ा बड़ा अंधेरा टाइप है।
कि कुछ और बन जाते यार, पत्रकार क्यों बन रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दैट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी, और वो सबकी जर्नी अलग अलग होगी। आप जिस भी फील्ड में जाएं, कल मीडिया में जाएं या किसी में, शुरुआत मुश्किल रहेगी और उससे घबराना नहीं है। ये सब जर्नी है। विशाल आज वहां पर बैठे हुए हैं, वो स्कूल चलाते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, उसके पीछे एक बहुत लंबा अनुभव है, और काफी मुश्किलों से गुजर के हुआ है, और वो मुश्किलें अब अच्छी लगती हैं कि उनसे गुजर पाए। अब लुकिंग बैक लगता है कि ये कितना जरूरी था हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी सीखने के लिए। तो उनसे घबराना नहीं है। मुझे लगता है जब हम 11वीं और 12वीं में थे तब इस तरह की बातें नहीं होती थी। बड़ा सीधा होता था कि मेहनत करोगे तो है ना, मेडिकल में आ जाओगे। लेकिन मुझे लगता था कि नहीं भी आए तो ऐसा कोई इशू नहीं है, रास्ते हमेशा खुलते जाते हैं। कोई चीज अंत नहीं होती है कि अच्छा अगर ये कंपटीशन नहीं निकला तो ये अंत हो गया। अपने पैशन को पहचानना है और उस तरफ मेहनत करनी है, डरना नहीं है। ये मैं बार-बार आप लोगों की उम्र के जो भी बच्चे होते हैं, मेरे घर पर भी हैं जो बच्चे, उनसे भी मैं यही कहता हूँ। तो संघर्ष से घबराना नहीं है, संघर्ष बाद में ग्लैमरस लगेगा, लेकिन उससे गुजरना होता है, ये बहुत ज़रूरी जर्नी का हिस्सा है हमारी ज़िंदगी। सॉरी विशाल, बीच में रोक दिया था आपको। बहुत-बहुत शुक्रिया यासिर सर आपका और शिल्पी मैम आपका भी। मैं अब सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे अभिभावक हैं और भी जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आपके जो सवालात हों, आपके जो क्वेरीज हों मीडिया करियर से जुड़े हुए, उसको बेझिझक, बेहिचक आप चैट में डालें और मैं उसको प्रस्तुत करूंगा हमारे दोनों गेस्ट के सामने। और जस्ट कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए मैं एक दो सवाल शुरुआत के मैं पूछना चाहता हूँ। शिल्पी मैम, अगर आप एक बार मीडिया को डिफाइन कर सकें बच्चों की भाषा में, क्योंकि होता क्या है कि मीडिया का एग्जैक्टली क्या मतलब है, क्या उसमें टेलीविजन सीरियल भी आता है, मीडिया में प्रिंट भी है, इलेक्ट्रॉनिक भी है, क्या क्या चीजें मीडिया के जो डेफिनेशन है या दायरा है उसके अंदर आती है, वो एक बार काइंडली आप बच्चों को बता दें, ताकि वो एक जो कंफ्यूजन होता है कि हर चीज जो वो टीवी पर देख रहे हैं या स्क्रीन पर देखते हैं, कई बार समझते हैं ये मीडिया है, उसको काइंडली एक बार थोड़ा सा आप बता देते हैं। बिल्कुल विशाल, बहुत ही मौजूद सवाल है ये, और मैं बल्कि सोच रही थी कि ये चीज जरूर की जानी चाहिए बात। किसी भी तरह का कंटेंट जो आप देखते हैं, किसी भी तरह का कंटेंट, वो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट ही क्यों ना हो, वो मीडिया से ताल्लुक रखता है। हमारे साथ क्या होता है कि हम मीडिया और पत्रकारिता, मीडिया और जर्नलिज्म को लेके कंफ्यूज कर जाते हैं। जर्नलिज्म जो है वो मीडिया का एक पार्ट है जिसका सरोकार खबरों से है। मीडिया बहुत बड़ी फील्ड है, और जैसा हम जब पढ़ाते हैं, क्योंकि जब हमने किया, हम तीनों ने आईएमसी से ही किया और उस वक्त 9 महीने का एक कोर्स किया, कर लिया। 9 महीने में हम सीख गए जितना सीखना था, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको सीख के जानी नहीं थी। अब जो बदला है इन 20 सालों में, वो तकनीक बदली है। और आप देखिए, 20 साल पहले भी आप वही खाना खाते थे जो आप अभी खा रहे हैं। 20 साल पहले भी कपड़े आप वही पहनते थे जो अभी पहन रहे हैं, बल्कि फैशन हम कहते हैं 20 साल में लौट के आ जाता है। लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा बदली है, वो 20 साल में आप कंटेंट को कैसे कंज्यूम करते हैं, आप खबरें कैसे देखते, सुनते, पढ़ते हैं, फिल्में कैसे देखते, सुनते, पढ़ते हैं, आप एक दूसरे से कैसे संवाद स्थापित करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं, वो चीज सबसे ज्यादा बदली है। तो टेक्नोलॉजी जो है वो गेम चेंजर है। आपके यहाँ पहले वो अखबार दे के आता था, फिर एक एक पन्ना लेकर के फैमिली के 4 लोग उसको पढ़ते थे, और शाम तक वो अखबार हाथ बदलता रहता था। माएँ दोपहर बाद पढ़ती थी जब अपने काम से फ्री हो जाती थी। और हमारे समय में वो 8:40 पे समाचार आता था, तो हम सारी फैमिली 5 मिनट पहले इंस्ट्रक्शन होता था कि इस वक्त बैठ के सब न्यूज सुनेंगे क्योंकि ये दोबारा नहीं आएगा। वो चीज अब कंप्लीटली बदल गई, ठीक है। तो वैसे इंडस्ट्री बदली है, तो मीडिया जो है उसमें जर्नलिज्म एक एस्पेक्ट है। उसके अलावा जो चीजें, और जो चीज क्योंकि अब ज्यादातर लोग जो है वो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ग्रेजुएशन करके हम लोग ग्रेजुएशन ही हम लोग जर्नलिज्म में करते हैं। जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन हम कहते हैं उसको, पत्रकारिता और जनसंचार। तो हम आपको पत्रकारिता के अलावा भी बहुत सारी चीजें पढ़ाते हैं, और वो जो चीजें हैं वो बहुत आप जो करियर ऑप्शंस हैं
उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो जर्नलिज्म के बाहर के एस्पेक्ट्स है उनसे भी आता है। जैसे हम आपको पब्लिक रिलेशंस पढ़ाते हैं, ठीक है। पब्लिक रिलेशन जो है वो पहले एक बड़ी बड़ी नीश इंडस्ट्री होती थी। आप देखेंगे कि जो सेलिब्रिटी होते थे, कपिल देव साहब हैं या बिचंद्री पाल थी जो पहली महिला थी भारत की जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी, वो किसी ना किसी संस्था के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हो जाते थे, क्योंकि उनको लोग पहचानते थे तो उनकी बात लोग सुनते थे, तो उस संस्था के बारे में जो अच्छी अच्छी बातें कहनी है वो उनके मुंह से सुन के लोगों पे ज्यादा इम्पैक्ट होता था। लेकिन अब जो है वो एक बकायदा प्रॉपर इंडस्ट्री है, पब्लिक रिलेशन कंपनीज है जो अपनी सेवाएं देती हैं। अलग अलग बड़ी बड़ी टाटा, बिरला और रिलायंस जैसी फर्म हो उनके पीआर डिविजन्स हैं। यहाँ तक कि जो इमेज मार्केटिंग है उसके लिए अब इंडिविजुअल जो सेलिब्रिटीज हैं उनकी अपनी पीआर टीम होती है। यासर को पता होगा किस तरह से वो, चूंकि जब सेलिब्रिटीज और जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं उनके थ्रू जाने के लिए आपको उनके पीआर की टीम के थ्रू जाना होता है, और एक एक चीज किस तरह से इमेज के बारे में पीआर टीम डिसाइड करती है। तो वो एक बहुत ही अलग डेडिकेटेड प्रोफेशन हो गया है। दूसरा जो फील्ड है वो है एडवर्टाइजिंग का, जो विज्ञापन बनते हैं और विज्ञापन में स्लोगन लिखा जाना, जो अखबार में छप के आता है या सोशल मीडिया पे आप ऐड देखते हैं, वो सब अब अलग अलग स्पेशलाइजेशन बन गए। तो एडवर्टाइजिंग जो है वो एक अलग स्पेशलाइजेशन है। एडवर्टाइजिंग और पीआर का एक ऑफशूट है जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वो है इवेंट मैनेजमेंट। कोई भी इवेंट होता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई कंपनी करती है, या जो आप शो देखते हैं, या जो फिल्म फेयर अवार्ड आप टीवी पे देखते हैं, वो सब इवेंट का हिस्सा है। तो एक एक चीज वहां पे, कैमरे की मूवमेंट कैसी होगी, क्या स्टेज कैसे सेट किया जाएगा, कौन कहाँ बैठेगा, किस तरह से आप हैंडल करेंगे, वो भी अब मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो पहले जो था वो सिर्फ प्रिंट की पत्रकारिता थी, फिर टेलीविजन ने आया तो टीवी पत्रकारिता आ गई, फिर डिजिटल माध्यम आया तो डिजिटल आ गई, उसके बाद पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजिंग आ गया, इवेंट मैनेजमेंट आ गया। तो ये सारी चीजें, मोबाइल जर्नलिज्म आ गया। अब जो है वो भारी भरकम कैमरे की जरूरत नहीं पड़ती है, आपके पास एक मोबाइल फोन, एक स्मार्टफोन है और आपके सोशल मीडिया के अकाउंट है, आप अपने आप में चलता फिरता मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, आपको और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, 10 साल पहले जो नया नया फेसबुक और वो सब आया था तो लोग सोचते थे कि अच्छा इसमें पता नहीं है, तो बच्चों का खेल है। वो जो है अब सीरियस न्यूज प्लेटफॉर्म बन गए हैं। जो लोग सोशल मीडिया को पहले समझ पाने में कामयाब रहे, वो आज की डेट में मीडिया में किसी भी न्यूज चैनल या किसी भी अखबार के सोशल मीडिया टीम को हेड कर रहे हैं, और वो बड़ी प्रतिष्ठित सी जगह पे है, क्योंकि उन्होंने क्रैक कर लिया कि इंस्टाग्राम का इस्तेमाल आप खबरों के लिए कैसे कर सकते हैं, किसी भी कंटेंट के लिए कैसे कर सकते हैं, या आप फेसबुक से कैसे अपनी पहुंच बना सकते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बात वहां पे आ गई, कौन सा एज ग्रुप कौन से उस पे जाएगा। ट्विटर का एक अलग उसकी अलग चाल है, उसकी अलग तरह की पहुंच है, फेसबुक की अलग पहुंच है, इंस्टाग्राम की अलग पहुंच है। तो ये सारी चीजें निकल के सामने आ गई। उसके बाद अब एक जो नया इमर्जिंग फील्ड है, जो जिसमें इन दिनों बड़ी सारी नौकरियां हैं और जिसमें इन दिनों काफी सारी हलचल हो रही है, वो है डिजिटल वेरिफिकेशन की। जो फेक न्यूज हम बहुत सारा देखते हैं, और आजकल बहुत ज्यादा हम देखते हैं खबरों को लेकर के उनको कैसे मैनिपुलेट किया जा रहा है और किस तरह की अफवाहें उड़ती हैं, उस पे कैसे रोक लगाई जाए और उसको कैसे पकड़ा जाए, उसको उसको उसकी पहचान कैसे की जाए, जिसको हम न्यूज वेरिफिकेशन कहते हैं। तो न्यूज वेरिफिकेशन अब एक बिल्कुल ही नई चीज है जो पिछले 2 साल से उसने जोर पकड़ा है, और 2 सालों के अंदर बड़े बड़े जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, आज तक इंडिया टुडे ग्रुप, या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप है, या फिर एबीपी मान लीजिए आप, उन सबके पास एक अपना न्यूज वेरिफिकेशन टीम है, जो फैक्ट चेकिंग की टीम होती है। और आज की डेट में जब मैं अपने बच्चों को इंटर्नशिप या नौकरियों के लिए भेजती हूँ, तो हमारे पास जब हम बात करते हैं चैनल्स में, तो वो कहते हैं कि भाई किसी को फैक्ट चेकिंग और न्यूज वेरिफिकेशन आता हो तो हम उसको नौकरी देंगे। तो वहां पे बहुत सारी नौकरियां हैं और बहुत सारा स्कोप है, और नए बिल्कुल नया है। बल्कि 2 सालों से मैं जुड़ी हुई हूँ गूगल की जो फैक्ट चेकिंग टीम है, और मैंने बहुत सारे पिछले साल जब इलेक्शन थे तो बहुत सारे न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस में जाके मैं जर्नलिस्ट को ट्रेनिंग देती थी, क्योंकि अब जो पत्रकार इंडस्ट्री में काम कर रहा है उसके पास कहाँ वक्त है नई चीज सीखने का, वो रोज के काम ही इतना ज्यादा उलझा के रखते हैं। लेकिन ये बिल्कुल नई चीज आई और न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस को लगा कि नहीं, हमारे पास लोग होने चाहिए जो इसकी जानकारी रखें या जो इस पे काम कर पाए।
तो करीब करीब हर दूसरे तीसरे दिन मैं किसी न किसी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन में, किसी अखबार में, किसी न्यूज चैनल में, हिंदुस्तान टाइम्स हो या एनडीटीवी हो या अमर उजाला हो, वहां जाके वहां के जर्नलिस्ट को ट्रेन कर रही हूँ, अपने बच्चों को ट्रेन कर रही हूँ। अब एक नया पेपर आ गया जो अब अगले 2-3 साल में हर जो जर्नलिज्म का जो प्रोग्राम है या कोर्स है वहां पे पढ़ाया जाएगा। तो इस तरह से तकनीक जो है वो इतनी ज्यादा बदल रही है और चीजें इतनी ज्यादा बदल रही है कि जर्नलिज्म का जो पूरा स्वरूप है वो बदल गया है। तो खबरें जो है, अगर आपका, और जर्नलिस्ट का ये मतलब नहीं है कि आपको पॉलिटिक्स की जानकारी हो। यासिर ने अपनी पहचान एंटरटेनमेंट और फिल्मों से बनाई, ठीक है, और आप लोग बड़े अच्छे समय में हो। अच्छे समय में इसलिए है क्योंकि पत्रकारिता जो है वो इतना ज्यादा बढ़ गई है। और पत्रकारिता और जनसंचार दोनों, मीडिया, जब हम मीडिया कहते हैं तो उसका मतलब सिर्फ न्यूज मीडिया नहीं होता है। बड़े सारे हमारे मित्र हैं जिन्होंने पत्रकारिता की और उसके बाद वो स्क्रिप्ट राइटिंग में चले गए, फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं। उन्होंने ब्लॉगिंग शुरू की और वो सेलिब्रिटी ब्लॉगर बन गए। तो आपको सिर्फ जरूरी नहीं है कि राजनीति पे पकड़ हो या व्यापार पे हो। आप खेलकूद में इंटरेस्ट रखते हैं, यू कैन बी अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। आप सोशल मीडिया पे पकड़ रखते हैं, आप उस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। आपको पेट्स की अच्छी जानकारी है और उसके बारे में आप अच्छा लिख सकते हैं, तो एक फील्ड पकड़ के आप अपना करियर बना सकते हैं। आप साइंस और टेक्नोलॉजी की अच्छी पकड़ रख सकते हैं। तो राजीव मखनी अपने लेवल के अलग तरह के एक सेलिब्रिटी है जो साइंस और टेक्नोलॉजी कर रहे हैं। और जिस तरह से हम सबके हाथ में मोबाइल फोन आ गया है, हम सबका एक फैमिली के अंदर भी हर किसी का कंटेंट कंजम्पशन का जो तरीका है वो बदल गया है। आपके पिताजी शायद राजनीति पढ़ते हो और बच्चे को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो उसको उस अखबार के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं होती है जो हर सुबह हॉकर फेंक जाता है। वो अपने मोबाइल फोन पे जाएगा और वो वहां से सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें पढ़ेगा, ठीक है। फिर एक नया तरह का ऑफशूट आया जो 5-7 साल पहले शुरू हुआ और आज अपने आप में इंडिपेंडेंट कंपनी बन गई है। वो ये कि जी खबरें बड़ी लंबी चौड़ी होती हैं, अब लोग पढ़ नहीं सकते हैं उसको, संक्षिप्त में हम संक्षेप में खबरें हम कैसे करें। तो वो जो है वो ऐप बन गए। जैसे आप इन शॉर्ट्स करके एक ऐप है, तो इन शॉर्ट्स जो है वो 100 लोगों की टीम चला रहा है और जिस बच्चे ने उसको शुरू किया वो बीजेएमसी का स्टूडेंट था। वो दिल्ली के एक संस्थान से बीए कर रहा था जर्नलिज्म में और उसको लगा कि अरे, 2-3 दोस्त थे, उनको लगा कि अरे ये तो बहुत ज्यादा उलझी हुई चीजें होती हैं, समझ में नहीं आती है, तो ऐसा क्यों ना हो कि हम 100-100 शब्दों में या 60-60 शब्दों में हम उसको उसकी खबर बनाएं। और उसको उन्होंने फेसबुक पे डालना शुरू किया। अब फेसबुक पे उनको इतने सारे लाइक्स आने लगे कि वो टाइम्स ऑफ इंडिया के पास गए। उन्होंने कहा जी हमको आप थोड़ा सा गाइडेंस दीजिए और हम इस पे कंपनी शुरू करना चाहते हैं। तो एप्स का नया चलन था, उन्होंने ऐप शुरू कर दिया। आज की डेट में वो कंपनी करोड़ों कमाती है, 100 से ज्यादा लोग हैं और बाकायदा जो फिल्म सिटी है जहाँ बड़े बड़े चैनल हैं वहां पे 30 साल से कम उम्र की पूरी टीम है और उन्होंने वो शुरू कर दिया, एक पूरा अपना एक न्यूज ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर दिया जिसको आप इन शॉर्ट्स कहते हैं। बच्चे हैं उनको पता होगा, मेरा बेटा अपनी खबरें, वो अखबार पढ़ना पसंद नहीं करता, आप लोगों की उम्र का होगा, 10वीं में है, वो कहता है कि नहीं मैं तो इन शॉर्ट्स में मुझे सब पता होता है। तो अगर आपको सिर्फ ये जानना है सरसरी तौर पे खबरें क्या है तो आपको अखबार की भी जरूरत नहीं है। तो वो एक अलग स्पेशलाइजेशन हो गई है, उसके लिखने का तरीका अलग होता है। तो नौकरियों की कमी नहीं है और ये हर रोज बदल रहा है ये इंडस्ट्री। आप जब तक अपना ग्रेजुएशन करके निकलेंगे तब तक और 4 नई चीजें आ चुकी होंगी और 4 नए ऑप्शन। तो एक चीज जो भाषा की पकड़ के अलावा मैं अपने बच्चों को सिखाती हूँ वो ये है कि आप नब्ज को भी पकड़े, इंडस्ट्री की नब्ज को पकड़े, लकीर के फकीर ना बने कि जी एंकर है तो हमको न्यूज एंकरिंग ही। एक तो न्यूज एंकरिंग करके कोई नौकरी होती नहीं है, आपको 50 दूसरे काम करने होते हैं, उसके बाद कहीं जाके आप भागते दौड़ते कैमरे के सामने बैठते हैं और अपना बुलेटिन बोलते हैं, पढ़ते भी नहीं है क्योंकि आपके सामने लिखा हुआ भी कुछ नहीं होता है, आपको एक्सटेम्परी बोलते जाना होता है। तो वो एक बस एक बहुत चमकता दमकता एस्पेक्ट है, बट ऐसा वो एक इकलौती नौकरी है। और जब बहुत बड़े सारे बच्चे हमारे पास आते हैं, क्या करना है जी आपको, तो एंकरिंग करनी है। तो हम पहले, हमको 6 महीने लगता है वो भूत उतारने में कि पहले सीखो पढ़ो एंकरिंग के पीछे क्या क्या होता है। और 3 साल के आखिर में बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी स्वेच्छा से वो टेक्नोलॉजी चुन लेते हैं या वो एडिटर बनना चाहते हैं या वो फिल्मों में चले जाते हैं एडिटर बनने के लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो बेसिक वही है एडिटिंग का।
तो इस तरह से नब्ज को पकड़ो। बड़े सारे हमारे दोस्त हैं साथ के जिन्होंने डिजिटल मीडिया पे उन्होंने नजर रखी उस वक्त जब .com नया नया आया था 2000 में, और आज की डेट में वो नासामान्य तरीके से रिपोर्टर ना बने, वो डिजिटल मीडिया की 200 लोगों की टीम को हेड कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने समय की नब्ज को पकड़ा। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं। तो पहली शर्त जो होती है वो एक तो आपकी भाषा पे पकड़ होनी चाहिए, आपके अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए और एक कांस्टेंट इंक्विजिटिवनेस होनी चाहिए आपके अंदर। हर चीज को सवाल करो, हर चीज को देखो और सोचो कि ये कैसे आया, ये यहाँ कैसे हुआ। जर्नलिस्ट या कोई भी मीडिया प्रोफेशनल जो है उसका काम सवाल करना है और हर चीज के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क, हम अपने आप को क्वेश्चन मार्क ही कहते हैं कि आप हर चीज के ऊपर समझे कि अरे ये कैसे हुआ, इसके पीछे क्या वजह रही होगी। और जैसे जैसे आप उस चीज को समझेंगे, उस चीज के की तह में जाएंगे, वैसे वैसे आपके लिए नए रास्ते खुलते जाएंगे और आप वो लकीर के फकीर नहीं बनेंगे कि जी हम तो रिपोर्टिंग करने आए, हम तो जी डेस्क पे बैठ के यही करेंगे, हमको स्क्रिप्ट ही लिखती जानी है, हमको फील्ड में भाग भाग के रिपोर्टिंग ही करनी है। वैसे काम नहीं होता है, खासकर मीडिया में काम नहीं होता है। तो संभावनाएं जो है वो असीम है। एडवर्टाइजिंग के लिए हम कहते हैं, अब आप एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में जाएंगे जो बड़ा ही ग्लैमरस, मतलब मीडिया टीवी आने से पहले भी एडवर्टाइजिंग की जो दुनिया थी वो बड़ी ग्लैमरस मानी जाती थी, मुंबई से सारा कारोबार चलता था। वहां आप जाएंगे पिछले 15-20 साल में जो बड़ा परिवर्तन हुआ कि जो कॉपीराइटर होते हैं, जो जिंगल्स लिखते हैं या स्क्रिप्ट लिखते हैं, वो लोग ढूंढ ढूंढ के छोटे शहरों से लेके आने लग गए। छोटे शहरों के लोग आए, आपके वो प्रसून जोशी वगैरह छोटे छोटे शहरों से आए हुए हैं, पहाड़ के छोटे से एक इलाके से आए, और वो सेलिब्रिटी इसलिए बने क्योंकि उनको छोटे शहरों की के जो लोग थे उनकी नब्ज की पकड़ थी, क्योंकि बाजार जो है वो बड़े शहरों से छोटे शहरों में जा रहा था। तो वहां के लोगों को किस तरह का विज्ञापन अपील करेगा, उसको मुंबई में पला बढ़ा इंसान नहीं समझ सकता है। तो वो उनको छोटे अल्मोड़ा से या उनको बरेली से या फिर उनको पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा से लोग चाहिए थे जो वहां के लोगों को समझे। तो बड़े सारे एडवर्टाइजिंग के बहुत बड़े गुरु है राज झा जी, जो मधुबनी से आते हैं, और तो आपको फिर उस तरह के लोग चाहिए वहां पे। तो कई बार ये आपके लिए एडवांटेज है कि आप जिस जगह से आए हैं उस जगह को समझने वाला इंसान जो है वो एक पर्टिकुलर ट्रेड के लिए या पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए चाहिए। ओके, थैंक यू मैम। सवालों की एक्चुअली लड़ी लगती ही चली जा रही है। अच्छा, मेरा एक रिक्वेस्ट है जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे कि 2 कैटेगरी के सवाल आ रहे हैं। एक जो है वो करियर से जुड़ा हुआ सवाल आ रहा है मीडिया में, और कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो पत्रकारों से पत्रकार वाले सवाल पूछ रहे हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि आप उन सवालों को अभी रहने दीजिए, क्योंकि मैम के पास और सर के पास इतना वक्त नहीं होगा। वो बहुत एक लंबा डिबेट है कि आज जो फेक न्यूज है उसका क्या, और ये जो मीडिया में इस तरह के जो नए तरह के ट्रेंड्स हैं जो कि नॉन एथिकल हैं उसका क्या। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये इंपॉर्टेंट सवाल है लेकिन रेलेवेंट सवाल नहीं है। तो दोनों में डिफरेंस समझिए आप कि इस सेशन के लिए हम लोग सॉरी लेकिन उस तरह के सवाल नहीं ले पाएंगे। हमारे पास समय की कमी है, मेरे ख्याल से आधा घंटा और है हमारे पास। हम लोग केवल करियर के ही जो जुड़े हुए सवाल हैं केवल वही ले पाएंगे। तो पार्टिसिपेंट्स और जो अभिभावक ये सवाल भेज रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप करियर से ही जुड़े सवाल तक अपने क्वेरीज या अपने जो आपको सवाल है उनको सीमित रखें प्लीज। यासिर, एक सवाल आ रहा है कि अगर मेरी रिटन स्किल्स और स्पोकन स्किल्स भाषाओं पर उतनी पकड़ नहीं है, तो ये आपसे पूछ रहे हैं यासिर कि कैसे उसको इम्प्रूव करें। और ये 11th क्लास के स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये सवाल पूछा है कि किस तरह से अपने स्किल्स को इसको बेहतर किया जाए। जी, तो शिल्पी मैम ने देखिए पहले तो थोड़े में ही संक्षेप में पूरी इंडस्ट्री को बयां कर दिया कि किस तरह की नौकरियां हैं और क्या क्या चाहिए। लेकिन मूल रूप से ये जो सवाल आया है कि उनका अच्छा नहीं है हिंदी या भाषा पे पकड़नी है, अंग्रेजी पे पकड़नी है, मुझे लगता है उसका और कोई तरीका नहीं है विशाल सर कि वो या तो किताबें पढ़ें
मतलब पढ़ाई करें, किताबें पढ़ें या इंटरनेट पे जा सकते हैं। अगर फिल्मों का शौक है तो मुझे लगता है अगर हिंदी हिंदी फिल्में भी लगातार नई पुरानी देख लेंगे, इस लिहाज से कि वो भाषा को पकड़ लें, क्योंकि देखिए पॉपुलर मीडियम को समझना बहुत जरूरी है। फिल्मों में बार बार इसलिए जाता हूँ क्योंकि फिल्मों के डायलॉग लोगों को याद रहते हैं, वो हिंदी में ही होते हैं। हम कभी इस तरह सोचते नहीं है कि वो डायलॉग किसी ने लिखे होंगे, है ना, कि वो हमारे जहन में रह जाते हैं। तो उनमें वो कुछ कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग चीज रही होगी, जो घूम फिर के वापस भाषा पे आ जाती है। किसी की भाषा पे पकड़ बहुत अच्छी होगी, कोई अपनी बात कहना चाहता होगा उन दो लाइनों के जरिए। तो वो अपना जो एक्सपोजर है वो बढ़ाना बहुत जरूरी है। और कोई तरीका नहीं है, मतलब कोई कोई जादू की पुड़िया नहीं होती है। इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। और पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, पढ़ें जरूर, और जिस विषय में उनका इंटरेस्ट है उससे जुड़ा पढ़ें। भाषा अपने आप ये एक साइड इफेक्ट कहें या फायदा कहें, भाषा अपने आप लाइन पे आ जाएगी। लेकिन अगर साइंस में बहुत इंटरेस्ट है तो साइंस ज्यादा पढ़ें और उस भाषा में पढ़ें जो भाषा इंप्रूव करना चाहते हैं। साहित्य तो है ही, लिटरेचर तो है ही। उस भाषा में जो पढ़ सकते हैं, जिस सब्जेक्ट में भी आपकी रुचि है तो वो पढ़ें। ये सीधा सीधा तरीका है, आसान तरीका है, और इट विल टेक टाइम। और जिस उम्र में ये सारे बच्चे हैं अभी, उस उम्र में मुझे अपना ये अफसोस होता है कि मुझे ये पता नहीं था कि किताबें कहाँ से ढूंढनी है, और मुझे लगता था कि वो किताबें जो मुश्किल किताबें वो मैं बाद में पढ़ लूंगा, है ना, मेरे पास बहुत वक्त होगा। अब वक्त की कमी हो जाती है, क्योंकि जब आप एक डेली जॉब में फंस जाते हैं, जिंदगी की दूसरी जद्दोजहद में फंस जाते हैं, पढ़ने का वक्त कम रह जाता है। ये उम्र बहुत अच्छी है कि आप अलग अलग एक्सपीरियंसेस लें, पढ़ें। आजकल मेरे पास, मैं आपको एक बड़ा छोटी सी जल्दी से एक एनेक्डोट बताता हूँ कि मेरी जब पहली किताब पब्लिश हुई, तो वो फिल्म से जुड़ी किताब थी, राजेश खन्ना की बायोग्राफी थी। तो मुझे एक रैंडम मेल आया, किसी छोटे शहर के बच्चे का था, कि मैं सर दिल्ली में आया हूँ और मैं अपने कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ यूपीएससी के। वो मुझसे, मैंने कहा मुझसे क्या चाहते हो? तो उसने कहा कि सर मैं आपके साथ इंटर्नशिप करना चाहता हूँ। मैंने उसको कहा कि नहीं, मेरा कोई ऑफिस नहीं है, मैं तो खुद एक नौकरी करता हूँ। लेकिन बोला नहीं सर, जो आपने किताब लिखी है वो किस तरह लिखी? तो मुझे बड़ा अचरज हुआ। फिर मैं उससे मिला, और इंटर्नशिप तो नहीं हुई, लेकिन 4-5 मुलाकातें हुई। वो अक्सर ऑफिस आ जाता था खाली वक्त में और मेरे साथ बैठता था। ये बड़ी अजीब चीज थी, और ये बड़ा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है कि जब आप पढ़ रहे हो या पढ़ के निकले, या जब आपके पास समय हो, तो आप इंटर्नशिप कर लें, है ना। ये इंटर्नशिप का जो कॉन्सेप्ट है ये हिंदुस्तान में नहीं है। हिंदुस्तान में इंटर्नशिप वही लोग करते हैं कि आईएमसी से निकले तो चैनल में इंटर्नशिप कर लें, मेडिकल पढ़ के निकले तो नर्सिंग होम या अस्पताल में इंटर्नशिप, मतलब वो इंटर्नशिप सीमित होती है जिस प्रोफेशन में आपको जाना है। अनलाइक द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, क्योंकि शिल्पी मैम बाहर रही हैं, वो जानती होंगी कि वहाँ जरूरी नहीं है कि आपको, है ना, मेडिकल में ही जॉब करनी है, लेकिन आप 1 महीने वहाँ इंटर्नशिप कर लेते हैं कि कुछ सीखने को मिलेगा, एक नया एक्सपीरियंस होता है। तो वो मेरे साथ बातचीत करके ये एक्सपीरियंस लेके गया कि मैंने 20 साल में सीखा था कि रिसर्च कैसे होनी चाहिए, अगर एक किताब लिखनी है तो किससे मिलना चाहिए, किस तरह के सवाल पूछने चाहिए, वो उसने 2 महीने में मुझसे सारी चीजें सीख के चला गया। अभी भी मेरे टच में है, और अभी वो लिखता है बहुत अच्छा, और वो कहता है सर मैंने बड़ा सीखा। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है, अभी आप उस उम्र में है कि 1 महीना किसी आपको लगे कि एक्सपर्ट के साथ मौका मिल सकता है, चाहे वो ऑनलाइन हो या फोन पे हो यासिर या रूबरू हो, यासिर ये सर बहुत इंपॉर्टेंट है। यासिर सर जी 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 सर। ये एक एक्चुअली सवाल बहुत ही बेसिक आते हैं हमारे पास। ये हाँ जी क्वेश्चन जी है एक लड़की का कि इंटर्नशिप क्या होती है, जी तो जी। हमें यहाँ से हाँ, नहीं नहीं नहीं, इसमें कोई सवाल कभी गलत नहीं होता है, तो सवालों को के साथ कभी एक्सक्यूज नहीं आना चाहिए। और हम शर्माते थे पूछने से, इस डायरेक्ट पूछ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है। देखिए इंटर्नशिप्स का के मायने तो आपको मिल जाएंगे गूगल पे भी, लेकिन मोटे तौर पे ये मानिए इंटर्नशिप के, जिस विषय की आप पढ़ाई कर रहे हैं या स्पेशलाइज कर रहे हैं, उस विषय के साथ प्रोफेशनल फील्ड में क्या हो रहा है। उदाहरण के तौर पे अगर आप पत्रकारिता पढ़ के निकले तो आपको नौकरी कहाँ मिलेगी? चैनल में मिलेगी, अखबार में मिलेगी, वेबसाइट में मिलेगी, किसी ऐप में, जैसा कि शिल्पी मैम ने अभी बताया, वहां मिल सकती है। जो भी ऑप्शंस होते हैं, लेकिन आप तो पढ़ के निकले हैं। आईएमसी या कोई भी यूनिवर्सिटी आपको पूरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं देती। वो बताते हैं, सिमुलेट होता है, वहां पर स्टूडियोज भी होते हैं, वहां पर लिखने के एग्जाम्स भी होते हैं,
लेकिन आपको पूरी तरह नहीं पता है कि किस तरह इंडस्ट्री फंक्शन करती है। तो आप उस इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में भी आप नौकरी करना चाहते हैं, वहाँ जाते हैं और उनसे कहते हैं मुझे इंटर्नशिप दीजिए। मतलब मैं 1 महीने या 2 महीने या 6 महीने आपके साथ आपको ऑब्जर्व करना चाहता हूँ और बदले में मैं अपना समय आपको देने को तैयार हूँ। आप जो कहेंगे मैं करूँगा उस दफ्तर में आके, क्योंकि मुझे सीखना है ना? क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी में ये तो बता दिया है कि स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है, लेकिन इंडस्ट्री में आके या चैनल में आके मुझे पता चलेगा कि वो स्क्रिप्ट जो आप आराम से लिखने में 1 दिन लेते थे, यहाँ आपके पास 20 मिनट है उस स्क्रिप्ट को लिखने में। तो वो जो 24 घंटे से 20 मिनट का सफर है, वो आप जब इंटर्नशिप में आप ऑब्जर्व करेंगे और पूरा नेटवर्क समझेंगे कि स्क्रिप्ट तो आपने लिख दी, उसके बाद उस स्क्रिप्ट पे विजुअल कौन लगाएगा? एक वीडियो एडिटर होगा जो बैठ के स्क्रिप्ट पे विजुअल्स लगाएगा, फिर उसके नीचे म्यूजिक लगाएगा, एक पैकेज बनेगा। उस पैकेज को ऑन एयर कौन डालेगा? वो पीसीआर में, है ना, एक ऑनलाइन प्रोड्यूसर होगा जो उसको पैकेज को डालेगा और उस पैकेज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कौन देगा? वो एक एंकर होगा जो आपको कहेगा कि आज आज टीम इंडिया ने ये मैच जीत लिया और क्या-क्या हुआ इस मैच में, मैं बताता हूँ, आप देखिए हमारा ये पैकेज। तो वो उस पैकेज का जो आपने एक स्क्रिप्ट लिखी है, वो कई चरण से गुजर कर पहुंचती है। तो ये जो पूरे चरण है, ये जो ऑब्जर्वेशन है, कैसे एक इंडस्ट्री फंक्शन करती है, ये बतौर इंटर्न, वो शायद उसको मैं नौकरी नहीं कहूंगा क्योंकि इंटर्नशिप अभी भी हमारे देश में नौकरी नहीं कही जाती है। तो अगर आपको कोई पे भी करता है उस इंटर्नशिप के लिए तो बहुत नॉमिनल होता है, जिससे आपके ऑफिस आने जाने का खर्चा निकल सके, या कई बार वो भी नहीं होता है। तो मैं फिर ऐड करूंगा कि अगर बहुत से बच्चे मेरे पास आते हैं कि सर इंटर्नशिप में हमें कुछ नहीं मिलेगा तो हम इंटर्नशिप नहीं करेंगे। इंटर्नशिप का इकलौता मकसद होता है कि आप सीखें, उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ आपको होगा। ये मत सोचिए कि हम तो कहीं जा रहे हैं तो पूरा अपना वक्त दे रहे हैं, उनका फायदा कर रहे हैं, नहीं। इंटर्नशिप